रविकांत जी, बहुत सारी बातें रख चुका हूं, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन तैयार हो गया है प्रोफेसर रविकांत जी, और ये गठबंधन अटूट, जैसे अजय राय कह रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी के सूत्रों से, अगर उनके लोगों से, नेताओं से बात कीजिए, तो वो भी कह रहे हैं कि अभी जो उपचुनाव होंगे उन उपचुनावों में भी हम साथ साथ लड़ेंगे, और 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भी साथ लड़ेंगे, और सदन के अंदर तो साथ में है ही। यानी ये एक नया गठबंधन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी दिखाई दे रहा है। बिहार में पहले से है, उधर दक्षिण में देखिए आप तो तमिलनाडु में पहले से बरकरार है ये गठबंधन, महाराष्ट्र में पहले से बरकरार है, और दिल्ली में नहीं चल पाया। दिल्ली में पहले ही ये इंडिया गठबंधन जो है उसके आगे, क्योंकि कहा गया कि ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग विधानसभा अलग अलग लड़ेंगे। चलिए, वो एक अलग कहानी। लेकिन उत्तर प्रदेश क्या यहां से और झटका देने के लिए तैयार है? और क्या ये अभी जो आगे, क्योंकि अब विधानसभा उपचुनाव की तरफ ना भी बढ़े, लेकिन आगे जो अभी सदन की कार्यवाही चलनी है, सरकार की गतिविधियां आगे बढ़नी है, उसमें कितना बाधक साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र? प्रोफेसर रविकांत जी। प्रदेश, महाराष्ट्र और इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का सेंगोल किनारे रख दिया है। जो मंसूबे थे नरेंद्र मोदी के नई पार्लियामेंट में जाने के बाद के, कि भारत को वो एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देंगे, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे, और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही थी। आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र में बात हो रही हो या जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इस हार का ठीकरा कहां फोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक गलत नैरेटिव चलाया गया इंडिया अलायंस की तरफ से कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसकी वजह से इंडिया अलायंस को इतनी सीटें मिली। लेकिन ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी जो करना चाहते थे, उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तो बाकायदा लेख लिख रहे थे। फिर अनंत कुमार हेगड़े से लेकर के एक लंबी श्रृंखला है, मैं कई बार उसका जिक्र कर चुका हूं कि उन लोगों ने डंके की चोट पर कहा कि हम संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहते हैं। और इसका जवाब क्या दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, बिहार की जनता ने, कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन छीन, और हालत क्या बना दी, 240। और 240 भी कैसे सीटें जीते हैं वो हम सब जानते हैं कि एक तरफ तो निहत्था विपक्ष था, तो दूसरी तरफ तमाम संसाधनों से और शक्ति से लैस नरेंद्र मोदी, जिनके पास गोदी मीडिया भी था, चुनाव आयोग भी था, ईडी, इनकम टैक्स, वो तमाम एजेंसियां भी थी, वो काम कर रही थी। तब 240 पे आकर के आप अटक गए। ये जो चुनाव है वो आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का चुनाव बन गया था, और इस देश की जनता ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को नकार दिया। और चुना किसको? जो संविधान के साथ खड़े हैं। चुना किसको? जो लोकतंत्र के साथ खड़े थे, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहते हैं, जो आरक्षण और सामाजिक न्याय को लागू करना चाहते हैं, जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा करना चाहते हैं, उनको इस देश के लोगों ने चुना। तो ये जो लड़ाई है सांकेतिक नहीं है, सीधे तौर पर संसद से लेकर के सड़क की लड़ाई बनने जा रही है। अब विपक्ष उस तरह से कमजोर भी नहीं। संसद में चाहे स्पीकर का मामला हो या डिप्टी स्पीकर का, या सड़क पर चाहे नीट का सवाल हो या फिर कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवादियों का, या जो चुनाव के दरमियान हुआ था, जहां सेंसेक्स पहुंचा था, वहां भी जो खेल हो रहा था, ये तमाम मुद्दे कि जहां शपथ ग्रहण हो रहा था और अंबानी अडानी दूसरी कतार में बैठे हुए थे, और इस देश का जो सेना अध्यक्ष था वो चौथी, पांचवी, आठवीं कतार में बैठा हुआ था, ये तमाम सवाल सामने आएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ा मजबूत गठबंधन बन गया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी फिर से उपचुनाव में दिखाई पड़ेगी, और वो उन मुद्दों पर, अखिलेश यादव का अपना पीडीए का है और राहुल गांधी का संविधान और सामाजिक न्याय को बचाने का जो इशू है, उसको लागू करने का जो मुद्दा है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सब को खारिज करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन उपचुनाव में भी आमतौर पर यह माना जाता है राजीव जी कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव लगभग वही जीतते हैं।
लेकिन ये चुनाव बहुत भारी पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये संकेत होगा उन 3 राज्यों के चुनाव का भी, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या आपका बिहार में हो या झारखंड में हो, हरियाणा में हो। इन राज्यों में जो आगामी दिनों चुनाव होने जा रहे हैं उसकी भी तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। और ये राजनीति विशुद्ध रूप से सोशल जस्टिस, संविधान और लोकतंत्र जैसा, धर्मनिरपेक्षता जिस तरह का संविधान है उसी पर ये लड़ाई केंद्रित हो गई है। और इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है, और इसी लड़ाई तो अब आरएसएस बीजेपी के बीच भी दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच भी तलवारें खिंची हुई हैं। वो अपने घर में कैसे मुकाबला करेंगे, तब सामने लड़ेंगे। और सामने 2 मजबूत स्तंभ उत्तर प्रदेश में, और पूरे आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहां महाविकास अघाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए डगर अब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होने जा रही है। संसद हैं कहां इंडिया गठबंधन को फंसे हुए देखते हैं? देखिए राजीव जी, इस चुनाव के नतीजों का एक करिश्मा ये है कि जिसने चुनाव जीत करके सरकार बनाई है वो डिप्रेशन में है, और जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस चुनाव नतीजों ने ये भी बता दिया है कि नरेंद्र मोदी अपराजेय नहीं है, और मुद्दों के आधार पर चुनाव भी हो सकता है और नरेंद्र मोदी को हराया भी जा सकता है। ये जो साइकोलॉजी पिछले 10 साल में बनाई गई थी कि साहब 50 साल तक हम रहेंगे, 2050 का पूरा एजेंडा तैयार किया जा रहा था, कितने साल में हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, कब विकसित भारत बनेंगे, ये सारा जो प्रोपेगेंडा रचा गया था, उस प्रोपेगेंडा को इस चुनाव ने पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। जी। आने वाले दौर में चाहे इलेक्शन हो या राजनीति, संसद में हो या फिर सड़क पर, बुनियादी मुद्दों पर ही होगी, और जनता उसी को रिस्पॉन्स करेगी जो उनके सवालों को उठाएंगे, फिर चाहे वो संसद में उठा रहे हो या सड़क पर उठा रहे हो। इस चुनाव का एक हासिल ये भी है कि एक तरफ तो गोदी मीडिया का पूरा नैरेटिव था, पूरा छद्म था, उसके सामने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, सोशल मीडिया था, और उसने जिस तरीके से सरकार को एक्सपोज किया और जो विपक्ष था उसके विपक्ष के एजेंडे को सामने रखा, लोगों के सामने केवल परिस्थितियां कर दी, और उससे लोगों ने जो तय किया, अपने हित में जो वोट दिया, वो ये बताता है कि आने वाले वक्त में भी राजनीति मुद्दों पर होने जा रही। अब जो चीज मुझे कमी दिखती है, जिस तरफ गर्ग साहब ने भी इशारा किया, कि राहुल गांधी की अपनी जो राजनीति है विशुद्ध रूप से एजेंडे की राजनीति है, वो जिन मुद्दों पर राजनीति करते रहे हैं, मैं तो नतीजों के बाद देख रहा था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी के हाथ में संविधान था। वो बताता है कि वो अपनी जगह पर अड़े रहेंगे, लेकिन जो होप है इस समय लोगों की, वो रोजगार की तो है ही, वो नौकरियों की तो है ही। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल अगर मैं उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके करूं तो वो है प्रतिनिधित्व का। वो आप अति पिछड़ा समाज से, दलितों के बीच से, पसमानदा मुस्लिम समाज से आप अगर लीडरशिप निकाल करके ले आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो अभी 6 सीटों पर पहुंची है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उसे एक बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि जो उम्मीदें हैं वो मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी से लोगों को है, कांग्रेस पार्टी से लोगों को है। ये चीजें विपक्ष को मजबूत करेंगी, और अब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाए, संसद में उनको घेरा जाए। अंबानी और अडानी के जो सवाल हैं वो आप देखिए कितना लोग देखते हैं। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन बुनियादी मुद्दों पर ही मुझे लगता है राजनीति होने जा रही है। इंडिया अलायंस की कुछ कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन कमियों को अगर वो दुरुस्त करते हैं, एक तो एकजुटता दिखानी होगी, आपको लगातार ये मैसेज देना होगा कि वो इन सवालों पर, जैसे नीट का सवाल है, यूथ कांग्रेस ने उस पर प्रदर्शन किया है, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि गोदी मीडिया में नहीं दिख रहा है तो हम लोगों तक भी वो नहीं पहुंच रहा है। सोशल मीडिया के जरिए उसको पहुंचाया जाना चाहिए। और जो विक्टिम है, पहले बोला भी था प्रोफेसर रविकांत जी, हम लोग के पास तो पहुंच ही रहा है और हम पहुंचा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं जी।
तो जैसे प्रियंका गांधी ने यहाँ लखनऊ की एक लड़की है उसका वीडियो शेयर किया था, तो इसमें थोड़ी सी और तेजी दिखानी होगी। और वो जो संकोच है जो पहले जिस तरह के रहे हैं कि अब आपको किसी मुद्दे पर नहीं बोलना है या बहुत तौल करके बोलना है, कहीं ये मिसफायर ना कर जाए। मुझे लगता है कि अगर आप सीधे तौर पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो फिर खुल करके आपको करनी होगी। जैसे चुनाव के दरमियान किया था उसी तरह की शिद्दत और उसी तरह का संघर्ष आपको दिखाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और वो जो घटाटोप था, वो जो साइकोलॉजी थी कि साहब मोदी जी को नहीं हराया जा सकता है, वो जो एग्रेशन था, जो आक्रमण था, वो बुरी तरीके से इस बार छीज चुका है। और लोग कम से कम इस मामले में आश्वस्त हुए हैं कि अगर वो सवाल करेंगे तो विपक्ष भी उठाएगा और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी झुकेगा। तो झुकते हैं लोग अगर झुकाने वाला है। तो ये इस चुनाव ने साबित कर दिया है और मुझे लगता है कि आगे की राजनीति इसी तरह से होने वाली। जी, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली और अलग अलग राज्यों में एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के नेता नीट के मामले पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अभी की लाइव तस्वीर है, सीधे लाइव तस्वीर। ये दिल्ली की तस्वीर और कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है